हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और सेफ होंगे घर में। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद हम लोग आपस में मिल रहे हैं। जैसे मिल रहे हैं लेकिन मिल रहे हैं, और हमारी बात अब तक पहुंच रही है, अच्छे से पहुंच रही है। फ्रेंड्स, मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि एग्ज़ामिनेशन के लिए अब हम लोगों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। अब उतने ही समय में हम लोगों को सारा चीज़ प्रिपेयर करना है। अब हर चीज़ को अपने से खुद से कैसे प्रिपेयर किया जाए, उसके लिए एक सही रूल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना फिजिक्स का बात कर रहे हैं कि फिजिक्स में कोई भी चीज़ को अगर पढ़ना है तो उसके लिए क्या रूल होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ कि रूल के अनुसार में सबसे पहला चीज़ में अगर निकलेगा तो चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ने का मन करेगा कि भैया 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर को कैसे पढ़ें। कभी कभी मन में ये भी आएगा कि 10 चैप्टर एक बार में ही पढ़ जाएंगे। इतना खून खौलेगा कि 10 चैप्टर एक का एक बार में, एक दिन में सोचिएगा और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। हो सकता है एक आधो धुरंधर पागल होंगे जो आसानी से कंप्लीट कर दे इस चीज़ को, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है। रियलिटी पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर चैप्टर वाइज अगर खुलना चाहे तो पहला चैप्टर हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैसे पढ़ेंगे, ये है जो न्यू व्यूअर हैं, जो न्यू हमारा वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए पहला चैप्टर कैसे पढ़ना है ये सबसे फ़ायदेमंद हो सकता है उन लोगों के लिए। ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और बतलाइएगा जो 12th क्लास अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, स्टार्ट करने वाले, पहला चैप्टर उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए इसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ओके, तो आइए और जुड़िए मेरे साथ और अपने दोस्तों को बतलाइए कि कैसे आप लोगों को तैयार करना है फिजिक्स क्लास 11th और 12th का। तो 11th का भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा अवेलेबल है, और 12th का वीडियो मैं धीरे धीरे करके डालने का कोशिश करूंगा। जैसे ये मेरा पहला वीडियो होगा 12th क्लास के लिए। ओके, तो 12th क्लास आप लोग रेडी हो जाइए, और यहाँ से आप लोगों का जर्नी बहुत नज़दीक पहुँच चुका है, एकदम डेस्टिनेशन तक पहुँचने वाले हैं। यहाँ से आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम लिखना है, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का तुरंत जेई मेंस वगैरह है, तो फॉर्म फिलअप करना है दिसंबर जनवरी में। ओके, तो आप लोग फॉर्म फिलअप करके नीट का भी और जेई मेंस वगैरह का भी एकदम अच्छे से तैयार हो जाइए। कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ आसान है अगर करना शुरू कर दिए तो, और वही चीज़ बहुत हार्ड हो जाएगी अगर आप नहीं करते। बस रेगुलर करते चलिए, आप जरूर सक्सेस होइएगा। ये मेरा कॉन्फिडेंट बोलता है कि आप अच्छा कर सकते हैं। ओके, बस लगिए, रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। पर डे आधा घंटा भी पढ़िएगा तो पढ़िएगा ज़रूर, रेगुलर पढ़िएगा, गैप मत लीजिएगा। गैप लेने के बाद दिमाग बैठ जाता है। ओके, तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आप लोगों के समक्ष। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हमारा पहला चैप्टर है। अब उसको पढ़ेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, आइए चलते हैं हम आपस में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैंने खुद से ये चैप्टर को 4 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, तो 4 भागों में बांट दिया है इस चैप्टर को, तो वो चैप्टर हमारा कैसे कवर अप हो। ठीक है, 4 भागों में बांटने का मतलब है, अगर हम चारों भाग को पढ़ाने में, मेरे को खुद का एक्सपीरियंस में बतला रहा हूँ, तो 1 महीने का समय एकदम कम से कम लगता ही है इस चैप्टर को पढ़ाने में। तो आप इस तरह से पढ़िए कि इसको 1 घंटा में आसानी से पढ़ सके एकदम। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से 1 घंटे में पूरा चैप्टर फिनिश कर देना है। ओके, तो कैसे ये तैयार किया जाए? तो अगर चैप्टर को पूरा डिटेल से एक एक क्लास मेरा किए हुए हैं, तो उसके बाद ये जो क्लास आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। कैसे? अगर हम चैप्टर को 4 भागों में तोड़े हुए हैं, उसका पहला भाग हमारा मैं खुद से तोड़ा हुआ हूँ, ये कोई सिलेबस में नहीं मिलेगा, बुक में नहीं मिलेगा, खुद से। ओके, ये मैं खुद से किया हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सके, आप लोगों को हर चीज़ समझ में आए, चीज़ सरियाया हुआ नज़र आए। ऐसे भी बहुत सारे टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे और वहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा कि सारा चीज़ मिक्सअप है, फर्स्ट चैप्टर कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि मैं वो जो सारा सेपरेशन आप लोगों को दिखलाऊंगा, मज़ा आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम लोग जो पहला मॉड पढ़ने वाले हैं मॉड 1, 4 भाग में बांटे हुए हैं, मॉड वाइज करके मैं बांटा हुआ हूँ। पहला मॉड है हमारा मॉड 1। अब मॉड 1 के बारे में इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद मॉड 2, मॉड 3, मॉड 4, सारा को एक साथ देखिएगा, छोटा छोटा वीडियो होगा, आपको आसानी से समझ में आएगा, बस लगातार बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले मॉड 1। मॉड 1 में हम लोग जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर का नाम है। 8 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स का चैप्टर है। आप लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, ओके। तो हम लोग जो पहला चैप्टर में मॉड 1 जो देखने जा रहे हैं, 4 भागों में से पहला मॉड है वो होगा आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सिर्फ बात होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसा कि आप लोग पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पहले क्लासेस यानी 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? कुछ ले गई दिमाग? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र, चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे जब तक दूसरा एक चार्ज आकर वहाँ टेस्ट ना कर ले कि भैया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। तो मतलब कुल मिला के आप लोग को याद ये रखना है कि चार्ज के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, फील्ड होगा, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बहुत सारे बच्चों का माइंड में ये आता है कि इलेक्ट्रिक करंट जब बहता तो उसके चारों ओर आता हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल गलत, बहुत ही गलत है। सही आंसर यह है कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी बहेगा तो उसके चारों ओर होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि कोई भी वायर में करंट बहता है तो उसके चारों ओर कौन सा फील्ड आता है? तो भैया मैग्नेटिक फील्ड आता है। आंख बंद करके एकदम वो टिक मारिएगा, ठीक है। तो 4 भाग में जो बांटा हुआ पार्ट है उसमें से पहला टॉपिक हम जो स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ही जिक्र होगा। आपका 6-7 डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन को जानना, उनके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो डेफिनेशन है हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते किसको है? अगर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का शॉर्ट फॉर्म होता है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट में होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर में इलेक्ट्रॉन आपको रेस्ट में नजर आएगा, ठीक है। खुद से मूवमेंट नहीं होगा जब तक हम बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसमें मूवमेंट ना ला दें, ओके। तो ये चीज़ देखेंगे हम लोग। सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग जान रहे हैं कि इस ब्रांच में हम लोग इलेक्ट्रॉन चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो रेस्ट में रहेगा। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अपने आप को मैं छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा हो गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते किसको है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलते हैं? आप लोग कोई बता सकते हैं? 10th क्लास का ये भी पढ़ा हुआ टॉपिक है? कोई नहीं, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर कोई बात नहीं, मतलब जवाब आप दे सकते हैं, हमको पता है। बस वही मैं एक तरफ से बोल सकता हूँ, आपकी बातें सुन नहीं सकता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस लाइव स्ट्रीम के साथ आप लोगों के साथ मिलने वाला हूँ, ओके। तो बस थोड़ा सब्र कीजिए, जल्दी मिलूंगा आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। किसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज? बताइए। कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन के निकलने से, इलेक्ट्रॉन के निकलने से और इलेक्ट्रॉन के जुट जाने से इस बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से और इलेक्ट्रॉन के जुड़ जाने से उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, जो उसमें डेवलप हो रहा है। क्लियर? ओके। इलेक्ट्रॉन के निकलने से और जुड़ने से इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होगा, बस इसको यही याद रखिएगा। डेफिनेशन में भी वही लिखना है। ऐसा यूनिट तुम्हारा कूलम होता है चार्ज का, क्यू से, स्मॉल क्यू से दोनों से डिनोट करते हैं। सीजीएस यूनिट हमारा स्टेट कूलम होता है। और भी कुछ अदर यूनिट है, माइक्रो कूलम हो गया, पिको कूलम, मिली कूलम, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, सब जानते हैं, सब जानते हैं पॉजिटिव चार्ज किनको बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज किनको बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज भैया जो इलेक्ट्रॉन को अपने से निकाल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला बड़ा होगा तो बड़ा इंसान हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो बॉडी चार्ज को डोनेट करेगा, देगा या अपने से निकालेगा या दूर करेगा उसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, देने वाला बड़ा पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब है नेगेटिव चार्ज। तो भैया जो ले रहा है वो नेगेटिव, जो कर्ज लेता है वो होता है उधार में डूबा हुआ इंसान। तो जो कर्ज ले रहा है वो है नेगेटिव चार्ज। तो आप लोग याद रखिएगा, जो बॉडी चार्ज एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, या फिर उस बॉडी में डेवलप होता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? छोटा सा। फिर है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज ये कहाँ से अचानक से ये टॉपिक आ पड़ा? तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज हमारा ये प्रॉपर्टी है चार्ज का।
किस चीज़ का प्रॉपर्टी है? चार्ज का। बतलाना चाहता है इस वाले डेफिनेशन में, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में, कि भैया चार्ज भी एक इलेक्ट्रॉन है। क्या बतलाना चाहता है? चार्ज भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि भैया जो डेफिनेशन है हमारा क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, वो डेफिनेशन यहाँ पढ़िएगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार द चार्ज डेवलप्ड ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, यहाँ पर गौर से देखिएगा, दिखला रहे हैं आप लोगों को, गौर से देखिएगा यहाँ पर, द चार्ज डेवलप ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखिए एन यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा धुंधला टाइप में दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सब नजर आ जाएगी। एन ई दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर टर्म, एन है तुम्हारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, और ये ई तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो वही बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और चार्ज सेम टर्म है। एन तुम्हारा नंबर एक तरह से, क्या है? नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड और इमिटेड, यहाँ वेयर करके लिख दिया मैं। तो यहाँ से ये डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है कि किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है। बस नंबर ऑफ इंटीग्रल लगा हुआ है, लगा हुआ का मतलब है क्या? मल्टीप्लाई है। तो भैया जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा जुटेगा वही तो एन है हमारा, वो नंबर को शो कर रहा है। तो चार्ज और इलेक्ट्रॉन सेम है डेफिनेशन से, कॉमन सेंस। ओके, ई तुम्हारा एलिमेंट्री चार्ज बोलो चाहे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलो, इसका वैल्यू रट जाइएगा आप लोग, प्लस माइनस या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम लीजिए, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू चार्ज में, कूलम में। तो इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का चार्ज है भैया, यही आप लोगों को मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होगा। ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिएगा कि अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसके लिए क्यू बराबर +1 पुट कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस का वैल्यू पुट करेंगे, तो वो भी मैनेज कर लेता है अपने आप को। ओके, तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन से रिलेटेड आप लोग बहुत चीज़ पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, 9th क्लास में, और भी पीछे बहुत बार पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, और संरक्षण मतलब किसी भी चीज़ को अपने अंदर करके रखना, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। तो भैया चार्ज को हम अपने अंदर बनाए रखते हैं तब तक बनाए रखते हैं जब तक हम कुछ एक्स्ट्रा वर्क ना कर लें। तो ध्यान से सुनिएगा, कंजर्वेशन के एक छोटा सा पॉइंट बतलाते हैं, आप लोगों को याद रखना है। तो काम से पहले चार्ज और काम के बाद चार्ज दोनों सेम होगा, काम से पहले और काम के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, चाहे एनर्जी हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत बार आप सुने होंगे, ठीक है। दो को डेफिनेशन बतला रहे हैं और दोनों डेफिनेशन को आपको याद रखना है, एक तो कार्य से पहले और कार्य के बाद, जो भी पूछो, चार्ज या एनर्जी, ठीक है। तो वो कार्य से पहले और कार्य के बाद दोनों सेम होगा, याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, हमको विश्वास है। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखे दो, वो पहला डेफिनेशन ये है, गौर से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब चार्ज का वैल्यू पूरे सिस्टम में क्या होगा? कांस्टेंट, मतलब मेरे अंदर जितना चार्ज है वो लगातार बना हुआ रहेगा, ठीक है, चाहे हम कितना भी वर्कआउट कर लें, ठीक है। ये समझ, मतलब समझा रहे तुमको कि ये छोटा सा चार्ज है, अगर मेरे अंदर 20 कूलम चार्ज है, ओके। अब हम क्या हुआ कि दौड़ कर कहीं गए, हमारा शरीर हीट हो गया, अब कुछ देर शांत रहो, शरीर हमारा नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आकर रुक जाएगा। तो हमारे अंदर 20 कूलम चार्ज था, 10 कूलम चार्ज, जो भी चार्ज था वो उतना ही बना रहेगा। ऐसा नहीं कि दौड़ के गए तो वहाँ 50 कूलम चार्ज हो गया, वो 20 का 20 ही कूलम चार्ज होगा, ठीक है। तब बोलिएगा सर क्या हमारे बॉडी के अंदर चार्ज होता है? चार्ज का भंडार है हमारा बॉडी। प्लग में उंगली मत डालिएगा चार्ज चेक करने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो द चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, मतलब चार्ज को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये भी एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन और करके लिखे मैं, आप दोनों में से जो याद रखिएगा दोनों सही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किस तरह से चार्ज ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और वो आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहता है। तो आप लोग बचपन में पेन को लेकर माथे में रगड़े होंगे और छोटे छोटे कागज के टुकड़े को चिपकाए होंगे, तो वो जो प्रॉपर्टी पर काम करता है वो प्रॉपर्टी है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कौन सा प्रॉपर्टी पर काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
पेन जैसे ही रगड़ते हैं माथे में तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और वो जो कागज है उसमें तो कोई चार्ज नहीं है, हो सके वो नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल है, तो भैया ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से कागज उस पेन में चिपक जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जो हम लोग बचपन में यूज कर रहे हैं और वो जान नहीं रहे हैं क्या होता था वो टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि एक सिल्क क्लॉथ में ग्लास रॉड को रगड़ते हैं, ग्लास रॉड बोले तो शीशा का पाइप छोटा सा, उसको रगड़ते हैं सिल्क क्लॉथ में, तो रगड़ने के बाद पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ग्लास में। पेन रगड़ते थे पेन में पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रगड़ेंगे, ग्लास रॉड रगड़ेंगे तो ग्लास में पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज हमारा डेवलप होगा। ओके, सिल्क क्लॉथ में, तो यहाँ से पता चलता है दोनों में अगर एक पाइप ग्लास रॉड में अगर 5 कूलम चार्ज आएगा तो सिल्क क्लॉथ में भी -5 कूलम चार्ज आएगा। ओके, तो क्या बोलते हैं, बराबर का बंटवारा होगा चार्ज का। तो द सिस्टम ऑफ ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ हैड 0 चार्ज बिफोर रबिंग, इट विल पोजेस 0 चार्ज आफ्टर रबिंग। मतलब रगड़ने से पहले भी उसके अंदर जो चार्ज था वही चार्ज रहेगा, रगड़ने के बाद भी कुछ समय के बाद, कुछ मिनट के बाद वही सेम टू सेम वही चार्जेस रहेंगे। तो मतलब पेन वाला जो हम लोग माथे में रगड़ते थे वो क्या हमेशा कागज को चिपका सकता है? नहीं, वो कुछ समय तक ही। ठीक है, उसका लिमिटेशन है, बहुत कम लिमिटेशंस होते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो भैया 5 प्रॉपर्टीज है, आप लोग याद रखिएगा। 5 में से सबसे पहला तो सब कोई जानते होंगे, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, पहला वाला समझ गए ना कि सिमिलर चार्ज रिपेल करेगा, एक दूसरे को धक्का मारेगा, और डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करेगा। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज अभी देखे थे, बोले थे कि उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब चार्ज और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम टर्म में होता है, सेम होता है। ठीक है, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, अभी देखें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पूरे बॉडी में पूरे सिस्टम में चार्ज का वैल्यू सेम रहेगा चाहे वो कितना भी वर्कआउट कर ले। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ब्रैकेट में सिंपल ऐड लिखे हुए हैं, देखो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर, तो हम सिंपल ऐड कर सकते हैं, मतलब सिंपली इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब बोलिएगा सर यहाँ पर ऐसा क्यों लिखे? ऐसा इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि चार्ज को हम सिंपल अगर जोड़ सकते हैं तो वेक्टर वाले सब में सिंपल नहीं जोड़ सकते हैं अगर वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। तो आप लोगों को वो भी जानना होगा वेक्टर क्वांटिटी क्या है। हमारा वीडियो वेक्टर पर अवेलेबल है, देखिए और समझिए, वहाँ पर फर्स्ट ईयर की क्लासेस में है। ओके, तो कूलम्स लॉ क्या है? सॉरी, 5वां डेफिनेशन बोलना भूल गया। अनलाइक मास चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द मोशन, मतलब मास भी, यहाँ पर अनलाइक मास भी लिख दिए हैं, मास भी और चार्ज भी मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। कोई बॉडी को अगर लेकर एक पेन में मान लीजिए 10 कूलम चार्ज, उसको लेकर हम बहुत स्पीड दौड़े, ठीक है, बहुत ही स्पीड दौड़ने के बाद उसमें 20 कूलम चार्ज है, तो ऐसा नहीं कि 30 कूलम चार्ज हो जाएगा, वो 20 का 20 ही रहेगा, मोशन पर डिपेंड नहीं करता है चार्ज। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ को हम लोग कैसे पढ़ें? तो देखिए यहाँ पर कूलम्स लॉ बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक बॉक्स है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर है तुम्हारा दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए, ऊपर में जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उसको हम लोग खुद से कैसे बना के बोल सकते हैं, तो समझिए एकदम बहुत ही आसान है। बॉक्स में जो लिखा हुआ टर्म है उसको देखिएगा और जो डेफिनेशन है उसको दोनों को मिलाइएगा, बहुत ही आसान है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या बोल रहा है कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज का गुना, मल्टीपल या प्रोडक्ट का। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर का, डिस्टेंस का स्क्वायर का। ओके, तो ये छोटा सा है टर्म जो बॉक्स में लिखा हुआ है, फिगर में दिखाया हुआ है, दो चार्ज दिखाया हुआ है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ऊपर में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सिंपल सा है, ये दो लाइन याद रखिएगा, आपको कूलम्स लॉ आसानी से याद रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप याद रखिएगा कि कूलम्स लॉ ने बतलाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, मतलब दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो किसने बतलाया? कूलम्स लॉ में।
ओके, तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है या फिर अप्लाई होता है, वहीं पर अप्लाई होता है जहाँ पर पॉइंट चार्ज होता है भैया, और मीडियम हमारा एयर और वैक्यूम हो। ओके, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। अब ये छोटे छोटे टर्म तो हम लोग लिख दिए हैं, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², दोनों को मर्ज कर देंगे तो Q1 Q2/r² हो जाएगा। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो इज इक्वल टू में कांस्टेंट हमेशा आता है, प्रोपोर्शनल साइन जब भी हटता है तो कांस्टेंट आता है के, और वो कांस्टेंट डिपेंड है नेचर ऑफ द मीडियम जिसमें चार्ज को रखा गया है। तो ये हम बोल सकते हैं कि चार्ज मतलब फोर्स डिपेंड करता है मीडियम भी कौन सा है, तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग फोर्स लगता है। एयर और वैक्यूम में अलग फोर्स लगेगा, और वाटर माइका वगैरह में अगर चार्ज को रखते हैं तो वहाँ पर अलग फोर्स लगेगा, वो आगे बतलाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ के डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच चार्ज आर कैप्ट एंड द सिस्टम ऑफ द यूनिट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसा यूनिट के का होता है, क्या है ऐसा यूनिट 1/4πε0 होता है वैल्यू, एयर और वैक्यूम में केवल काम करेगा। तो भैया 1/4πε0 होता है और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। देख लीजिए यूनिट भी लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये यूनिट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप लोग खुद से निकाल सकते हैं, के जगह पर के छोड़ दीजिए, r² को उधर ऐप के साथ में मल्टीप्लाई में ले जाइए और Q1 Q2 को डिवाइड में लेके आइए, ऐसा यूनिट लिखा जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो याद रखिएगा के जगह में होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये हो गया मेन फार्मूला तुम्हारा फोर्स का 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ओके, तो के जगह में 1/4πε0 भी आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा टर्म है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, इट्स वैल्यू इज 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कूलम्स लॉ में जो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, हाउ टू राइट एप्सिलॉन नॉट, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका नाम जो है एप्सिलॉन नॉट हम लोग बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, तो आप लोग यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डील करवा चुके हैं पहले भी। ओके, उसके बाद हम बोले कि डाइलेक्ट्रिक मतलब फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो मीडियम में कुछ और लगेगा और एयर वैक्यूम में कुछ और। एयर वैक्यूम में जो अभी ऊपर में फॉर्मूला देखे F = K Q1 Q2/r², के जगह में 1/4πε0 रख देंगे, तो वो हो गया फोर्स का फॉर्मूला जब हम लोग एयर वैक्यूम में लेंगे। अब जहाँ पर मीडियम आ गया वहाँ पर क्या करेंगे भैया, बोलिए। तो मीडियम के लिए हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर के बारे में। ठीक है, तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर रिवीजन करना है तो आपको मेरे साथ बना रहना होगा, बस देखिए कैसे रिवाइज कर रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।